नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में, जिसमें अभी तक हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम बात करते हैं एक और भौतिक प्रदेश के बारे में, जिसका नाम है भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत के तटीय मैदान का तात्पर्य प्रायद्वीपीय पठार के किनारे और भारत के समुद्र तट के बीच स्थित सक्रिय पट्टी के विस्तार से है। ठीक है, यहाँ इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी हम चित्र में आपको बताएंगे। ठीक है, ये भारत के 4 भौगोलिक विभाजनों में से एक है। यह मैदान पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको जो डार्क ब्लू या नेवी ब्लू दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रायद्वीप का पठार है। ठीक है, इसके बाद ये आपका अरब सागर है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर और प्रायद्वीप पठार के मध्य जो सक्रिय पट्टी आपको दिखाई दे रही है, यही आपका है पश्चिमी तटीय मैदान। और बंगाल की खाड़ी और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य या पूर्वी घाट के मध्य जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य जो सक्रिय पट्टी है उसे आप पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, और उसी प्रकार पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य जो सक्रिय पट्टी है उसे पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जो तटीय मैदान हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान के दोनों भाग भारत के दक्षिणतम छोर यानी कन्याकुमारी में जाकर के मिलते हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हो, ये भारत का दक्षिणी छोर है, तो पूर्वी तटीय मैदान यहाँ तक आया और पश्चिमी तटीय मैदान भी यहाँ पर आकर के मिलते हैं। ठीक है, इसे केप कोमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान, यह मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर तट के मध्य स्थित है, जो उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी कहने का मतलब है, इस चित्र में अगर देखें हम, तो ये आपका कच्छ का रण है, तो कच्छ के रण से लेकर के ये आपका कहाँ तक आया है, कन्याकुमारी तक आया है। ठीक है, औसतन लगभग 65 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई के साथ साथ यह मैदान मध्य में काफ़ी संकरा है और उत्तरी और दक्षिणी भागों में तुलनात्मक रूप से चौड़े हैं। ठीक है, यानी कि अगर तटीय मैदान की बात करें तो मध्य में तो संकरा है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में ये चौड़ा है। उच्चावच और संरचना के आधार पर इन्हें निम्न उपखंडों में अर्थात भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? उच्चावच और संरचना के आधार पर। तो इसे आप देख सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को गुजरात प्लेन्स यानी गुजरात का मैदान, कोंकण प्लेन यानी कोंकण का मैदान, कर्नाटका कोस्टल प्लेन यानी कर्नाटका का तटीय मैदान, इसे कन्नड़ का मैदान भी कहते हैं, और मालाबार प्लेन्स। ठीक है, यानी मालाबार का मैदान। सबसे पहले आता है आपका कच्छ प्रायद्वीप।
यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको संरचना और उच्चावच की दृष्टि से कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कच्छ का प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कर्नाटक का तटीय मैदान और केरल का मैदान। केरल का मैदान मतलब मालाबार तट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्छ प्रायद्वीप की। तो प्रारंभिक चरण में यह समुद्र और लैगून से घिरा हुआ द्वीप था। बाद में सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसाद से इन समुद्रों और लैगूनों को भर दिया गया था, जो इस क्षेत्र से होकर बहती थी। यानी कि पहले यहाँ पर समुद्र और लैगून पाए जाते थे। ठीक है, फिर सिंधु नदी यहाँ पर आकर के गिरती थी, उसने अवसाद से क्या कर दिया, समुद्र और लैगून को भर दिया। इस तरह इस द्वीप मुख्य भूमि का हिस्सा बन गया। वर्षा की कमी और पवन की गति के कारण यह क्षेत्र शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। यानी यहाँ वर्षा की कमी है और पवन की गति अधिक है। तटीय रेत के टीले और चट्टानी पहाड़ियों के बीच में रेतीले मैदान इस क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। यानी कि भौगोलिक विशेषता क्या है, वर्षा की कमी है, पवन की गति अधिक रहती है, तटीय भागों में रेत के टीले मिलते हैं, चट्टानी पहाड़ियाँ मिलती हैं, इन्हीं के बीच में रेतीले मैदान भी मिलते हैं। ये पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में कच्छ की खाड़ी और उत्तर पूर्व में कच्छ के रण से घिरा हुआ है। कच्छ प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में खारा, नमकीन और दलदली इलाका है। ठीक है, और इस दलदली, खारा और नमकीन इलाके को क्या कहते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान या नमक रेगिस्तान भी कहा जाता है। कच्छ प्रायद्वीप में लूनी नदी उत्तरी भाग में लुप्त हो जाती है। कच्छ प्रायद्वीप में पंचम, खादिर और बेला, कौन कौन से, पचम, खादिर और बेला नामक 3 द्वीप हैं। हड़प्पा स्थल धौलावीरा खादिर द्वीप में है। हड़प्पा हमारे यहाँ एक सभ्यता थी जो कि अब तो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो हड़प्पा का एक स्थल था धौलावीरा, और वो धौलावीरा कहाँ है, वो खादिर द्वीप पर थी। कच्छ प्रायद्वीप में कच्छी, सिंधी और गुजराती भाषाएं बोली जाती हैं। कच्छ प्रायद्वीप में प्राचीन महानगर धौलावीरा है, जहां सिंधु संस्कृति विकसित हुई थी। कच्छ प्रायद्वीप में रण उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों कच्छ प्रायद्वीप को। तो यहाँ से लेकर के ये आपका पूरा पूरा कच्छ प्रायद्वीप है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि लूनी नदी इसके उत्तरी भाग से आकर के मिल रही है। ठीक है, ये आपकी कच्छ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पंचम और खादिर और बेला, ये 3 द्वीप हैं आपके। ठीक है, ये आपका ग्रेट कच्छ का रण है, यानी कि ग्रेट रण है कच्छ का, और ये लिटिल कच्छ का रण आपका इसके दक्षिणी हिस्से पर स्थित है। ठीक है, इस लिटिल रण में आपकी बनास नदी और सरस्वती नदी आकर के मिल रही हैं, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये जो इसके बीच का भाग है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी स्थित है, यानी गल्फ ऑफ कच्छ। चलिए इसे आगे देखते हैं। कच्छ प्रायद्वीप को सामान्यतः 2 प्रमुख क्षेत्रों में उप विभाजित किया जा सकता है, एक तो ग्रेट रण और दूसरा है लिटिल रण। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये आपका ग्रेट रण है और ये आपका लिटिल रण है। ग्रेट रण की बात करें तो ये कच्छ के उत्तर में फैले लवण से भरे मैदान हैं, यानी कि नमक से भरे मैदान हैं। ग्रेट रण लगभग 320 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 160 किलोमीटर के साथ, यानी इसकी लंबाई कितनी है ग्रेट की रण की, 320 किलोमीटर, चौड़ाई है 160 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना है,
तो 21,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। वर्षा के मौसम में, यानी जब बरसात का सीजन होता है भारत में, तो बनास और लूनी नदियों के जल के द्वारा यहाँ पर बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, यानी लूनी और बनास नदियाँ यहाँ पर बाढ़ ले आती हैं। इसके बाद है लिटिल रण। ग्रेट रण की दक्षिणी भाग को लिटिल रण के नाम से जाना जाता है और ये कच्छ के तट और दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये आपका है ग्रेट रण और ये है आपका लिटिल रण। ठीक है। और ये कच्छ प्रायद्वीप है पूरा का पूरा। आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा आपका प्रमुख संरचना है इस भाग की, कठियावाड़ प्रायद्वीप। ये कच्छ क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये तो आपका पूरा का पूरा कच्छ है और इसके दक्षिण में स्थित है काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी ओर से ये लिटिल रण और नल बेसिन से घिरा है। इसके मध्य में मांडव पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनसे छोटी छोटी नदियाँ सभी दिशाओं में निकलती हैं। तो काठियावाड़ के मध्य में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो मांडव की पहाड़ियाँ हैं। माउंट गिरनार, जिसकी ऊंचाई है 1117 मीटर, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। यानी माउंट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या आप ऐसे समझ सकते हो कि काठियावाड़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट गिरनार है, जिसकी ऊंचाई 1117 मीटर है। गिर रेंज काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह श्रृंखला सघन वनों से ढकी हुई है और गिर शेर के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। या आप ऐसे कह सकते हो, जो गिर पर्वत श्रृंखला है वह एशियाई शेर के लिए जानी जाती है। यानी भारत के बब्बर शेर आपके यहीं गिर में ही रहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है आपका पूरा का पूरा। ठीक है। इसके मध्य भाग में तो मांडव की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण भाग में इसके गिर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो इसे भी आप देख सकते हो। इसके बाद है गुजरात का मैदान। ये कच्छ और काठियावाड़ के पूर्व में स्थित है और इसका ढलान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है। यानी कहने का मतलब इस चित्र में देखा जाए तो गुजरात का मैदान इस क्षेत्र में है और इसका ढाल आपका पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जैसी नदियों द्वारा निर्मित यह मैदान गुजरात के दक्षिणी भाग और खंभात की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मैदान में कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, जिसका कोई भी हिस्सा 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। यानी 150 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां यहाँ पर नहीं मिलती। इस मैदान का पूर्वी भाग अवसाद से बना है, जो कि बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है। लेकिन तटीय भाग पवनों द्वारा लाए गए लोस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे लोयस होगा। लोयस से ढका हुआ है, जिसने अर्ध शुष्क पारिस्थितियों का निर्माण किया है यहाँ पर। इस चित्र में आप देख सकते हो गुजरात के मैदान को। तो ये है आपका जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका गुजरात का मैदान है। ठीक है। इसके बाद है कोंकण का मैदान। यह मैदान गुजरात के मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। यानी जो कोंकण का मैदान है वो दमन से गोवा तक 500 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर तक है। इस मैदान में समुद्री क्षरण के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें अरब सागर में चट्टानें,
छिछले जलचर, प्रवाल भित्तियाँ और द्वीप आदि शामिल हैं। इस मैदान में स्थित मुंबई प्रारंभ में एक द्वीप था, जिसे बाद में मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए अवसादों से भरा गया। पहले तो मुंबई एक द्वीप था, लेकिन उसे मुख्य से भूमि से जोड़ने के लिए क्या किया गया, अवसाद से भरा गया। कोकण तट पर छोटी खाड़ियों और समुद्र तटों की एक श्रृंखला पाई जाती है। इस मैदान में छोटी खाड़ियों और समुद्र तटों की श्रृंखला है। इस मैदान में चट्टानों और रीफ्स, कुछ मरीन संरचनाएं भी पाई जाती हैं। रीफ्स का मतलब कोरल भित्तियाँ। मुंबई के पास स्थित ठाणे क्रीक यानी ठाणे क्रीक इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण तटबंध है। इस क्षेत्र में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में चावल, दालें और नारियल जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो पश्चिमी तटीय मैदान को। तो कोंकण का तट आपका ये रहा, ठीक है। इसके बाद कन्नड़ तट या कर्नाटक तट है, और इसके बाद मालाबार तट है। इसके बाद आता है आपका कर्नाटक का तटीय मैदान। और ये कर्नाटक का जो तटीय मैदान है, गोवा से मंगलुरु तक लगभग 225 किलोमीटर लंबा है। और आपका जो कोंकण तट है कितना लंबा था, 500 किलोमीटर था, और ये कितना है, 225 किलोमीटर लंबा है। यह एक संकीर्ण मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई 30 से 50 किलोमीटर है, जो मंगलुरु के पास अधिकतम 70 किलोमीटर के पास हो जाता है। इस मैदान के मध्य भाग को पश्चिमी घाटों से कई नदियों द्वारा पार किया जाता है, और जिससे यह तट के बहुत समीप पहुंच जाता है, जिससे मैदान की चौड़ाई और भी कम हो जाती है। कुछ स्थानों पर पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां खड़ी ढलानों से नीचे उतरती हैं और झरने भी बनाती हैं। उदाहरण के लिए शरावती नदी ढलान पर नीचे गिरते हुए जोग जलप्रपात का निर्माण करती है, जो विश्व के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, ठीक है। तो जोग जलप्रपात कहाँ किस नदी पर है, तो वो शरावती नदी पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में आपको कर्नाटक के मैदान को दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका कर्नाटक का कोस्टल प्लेन है, ठीक है। इसके बाद है आपका केरल का मैदान। इसे मालाबार मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ये मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। पहला आपका जो कोंकण का मैदान था वो दमन से कहाँ तक था, गोवा तक था। फिर इसके बाद कन्नड़ का मैदान था, गोवा से लेकर मंगलुरु तक था। और जो केरल का मैदान है, मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस केरल के मैदान में यानी मालाबार तट पर झीलें, लैगून, बैक वाटर आदि की उपस्थिति इस मैदान का मुख्य विशेषता है। केरल के बैक वाटर को कयाल के रूप में जाना जाता है, यानी केरल में जो लैगून मिलते हैं उन्हें कयाल कहते हैं, जो समुद्र के उथले लैगून या खाड़ी हैं जो समुद्र तट के समानांतर हैं। जैसे कि वेम्बनाड झील, ये भी केरल में है। रामसर आर्द्रभूमि में से एक है। सबसे बड़ा जो बैक वाटर है यानी यही वेम्बनाड है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 10 किलोमीटर तक है। यह मैदान कर्नाटक के मैदान से बड़ा है। यह मैदान कई लैगूनों के लिए जाना जाता है। इस मैदान में नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू जैसी व्यावसायिक फसलें उगाई जाती हैं। यानी आपकी ये सभी जो फसलें हैं वो व्यापारिक फसलें हैं, यानी व्यावसायिक फसलें हैं। कौन कौन सी? नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू। इस मैदान में धान और मसाला भी उगाया जाता है। इस मैदान में पर्वतों का अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र भी पाया जाता है। इस मैदान में वनीय वनस्पति भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस चित्र में आप देख सकते हो मालाबार तट को। ये आपका मालाबार तट है।
या इसे आप केरल का मैदान के नाम से भी जान सकते हैं। और यहीं पर आपकी है वेम्बनाड झील। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक आप से बात करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो यह पश्चिमी तटीय मैदान या तटीय भारत में जो तटीय मैदान है उसका पार्ट 1 है। ठीक है, PDF आपको अगले वीडियो में जब हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे उसमें अब उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपसे बात की भारत के तटीय मैदानों के बारे में, जिसमें हमने 2 भागों में बांटा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसके बाद हमने पश्चिमी तटीय मैदान की चर्चा की, जिसमें हमने उसकी उच्चावच और संरचना की दृष्टि से कई भागों में बांटा, जैसे कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कर्नाटक का तटीय मैदान, केरल का मैदान। ठीक है, इसके बाद हमने कच्छ प्रायद्वीप पर चर्चा की, ग्रेट रण, लिटिल रण के बारे में बताया, काठियावाड़ प्रायद्वीप के बारे में चर्चा की आपसे, गुजरात का मैदान के बारे में चर्चा की, कोंकण का मैदान को हमने देखा, इसके अलावा कर्नाटक के तटीय मैदान या कन्नड़ के मैदान को भी देखा, और इसके बाद हमने केरल के मैदान या मालाबार तट को भी हमने देखा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक पूर्वी तटीय मैदान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।